आज हम थोड़ी सी अपने थिएटर के बारे में बातचीत करेंगे। यात्री जिस संस्था का मैं संचालक निर्देशक हूँ, उसकी उम्र करीब करीब 41 साल हो गई है और इस 41 साल के दौर में हमने करीब करीब 100 नाटकों का निर्माण किया और उसके 5000 से भी ज़्यादा अधिक शो किए। पिछले 30 सालों से हमारी संस्था बच्चों के और बड़ों के वर्कशॉप करती आ रही है और इस वर्कशॉप के दौरान हमने करीब 1000 से ज़्यादा लोगों को के साथ अपने अनुभव शेयर किए। प्रेजेंट में वर्तमान में हमारे पास कुछ 8 प्ले तैयार हैं जिनके गाहे बगाहे हम लोग शो करते रहते हैं, जिनमें चिंता छोड़ चिंतामणि, रावण लीला, कुछ लोगों ने शायद मेरे नाटक देखे होंगे, जीने भी दो यारो, बच्चों के 2 प्ले चंदू की चाची और मैजिक इफ। इसके अलावा एक हमारा बहुत ही संवेदनशील प्ले है कालचक्र, और दूसरा और एक प्ले है जो गर्ल चाइल्ड पर है, हम 5। ये 7-8 नाटक ऐसे हैं जिनके हम शोज़ करते रहते हैं। आपके सहयोग से और आपके जैसे कह लीजिए प्रोत्साहन की वजह से हम साल में कुछ 80-90 शो कर लेते हैं। एक छोटा सा फेस्टिवल पृथ्वी थिएटर पे हम मनाते हैं और वो जनवरी में होता है, और उसमें हम अपने पुराने नाटकों के अलावा हमेशा एक नए नाटक इंट्रोड्यूस करते हैं। वर्तमान में हमारे पास कुछ 30 या 40 एक्टर्स हैं जो एक्टिवली हमारे साथ काम कर रहे हैं। हर साल हमारे यहाँ से कुछ लोग व्यस्त हो जाते हैं सीरियल फिल्मों में या किसी वजह से नहीं थिएटर कर पाते हैं, और कुछ 10-5 लोग ऐड हो जाते हैं। यही सिस्टम चला आ रहा है। तो दोस्तों, ये 40 साल का जो यात्रा है उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि ये यात्रा पृथ्वी थिएटर से शुरू हुई थी, और पृथ्वी थिएटर से जब शुरू हुई तो ये यात्रा 79 में शुरू हुई थी, और जब पृथ्वी थिएटर पर हम लोगों को टिकट बेचना अलाउड नहीं था, क्योंकि शायद पृथ्वी थिएटर को लाइसेंस नहीं था टिकट बेचने का। तो हम लोग शो ख़त्म होने जाने के बाद अपने कॉस्ट्यूम में, मेकअप में ही उस दरवाजे के पास खड़े हो जाते थे जहाँ से दर्शक निकलते, एक झोली लेकर। क्योंकि पृथ्वीराज कपूर जी की बात थिएटर के बारे में अगर जानते हो तो वो हमेशा शो के बाद लोगों के सामने झोली फैला के खड़े हो जाते थे। वो जो अनुदान उसमें मिलता था वही उस दिन का कलेक्शन होता था। तो इसी तरह हम लोगों को वहाँ खड़े होने की परमिशन थी। उस झोली में जो लोग पैसे डालते थे वही हमारा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन या थैली कलेक्शन होता था। तो मुझे याद है हम लोग शरद जोशी का नाटक कर रहे थे, एक था गधा उर्फ अलाहाबाद खान, जो कि हमारा पहला प्रोडक्शन था। और जब सारे लोग, करीब 15-20 एक्टर उसमें थे, और सारे लोग जब जमा हो गए और उस झोली में जो भी पैसे डले वो 240 रुपये थे। 240। उसमें कुछ चवन्नियाँ ठन्नियाँ भी थी। तो हम लोगों ने सब काउंट किया और हम बहुत खुश थे कि करीब 70-80-100 लोगों ने प्ले देखा और इतने पैसे आए। यहाँ से ये यात्रा शुरू हुई। उसके बाद धीरे धीरे 5 रुपये टिकट लगना शुरू हुआ पहली बार, और एक मूवमेंट पृथ्वी थिएटर का लगातार दर्शकों का बढ़ना। मैंने जब पहली बार वहाँ पर नाटक देखा, वो नाटक मुझे अभी भी याद है। एक मराठी हिंदी की मशहूर एक्ट्रेस हुआ करती थी, अब तो उनका निधन हो गया है, सुलभा देशपांडे जी। उनके पति अरविंद देशपांडे जी और नितिन सेठी जी, इनका नाटक था व्यक्तिगत, जिससे देखने में पहली बार पृथ्वी में पहुंचा था। मैंने देखा कि सीढ़ियों पर बैठा हुआ था मैं, काफ़ी लोग थे। तो मैंने देखा कि ना तो मंच पर कोई कर्टन है, ना माइक है, कुछ नहीं है, और इतने नज़दीक ये मंच कि आप हाथ से कलाकारों को छू लें। तो मैं नाटक कम देख रहा था, मैं उस थिएटर के एटमॉस्फेयर से इतना बेहोश था कि आप यकीन नहीं करेंगे कि पूरी रात मैं मलाड में रहता था, मनाली गेस्ट हाउस में, और मेरे कमरे में बालकनी थी। मैं रात भर बालकनी में बैठा रहा और सोचता रहा, मैं ये क्या देख के आया अजूबा, ऐसा तो कभी रंगमंच मैंने देखा ही नहीं। और
कब रात गुजर गई पता नहीं, और मैं 9 बजे मुझे वहाँ के वॉचमैन तिवारी जी, जो वहाँ अभी भी वॉचमैन हैं, सबसे पुराने सिक्योरिटी गार्ड, उन्होंने बताया था कि यहाँ 10 बजे मैनेजर साहब आते हैं। तो मैं 9 बजे ही पहुँच गया, और थोड़ी देर बाद वो आए तो तिवारी जी ने बताया कि ये हैं मैनेजर। तो मैंने उनसे कहा माफ़ कीजिएगा, मुझे आपसे मिलना है 2 मिनट। बोले मेरे साथ ऊपर आओ। तो वो ऑफिस में ले गए ऊपर, और मैंने उनसे कहा कि हम लोग एक नाटक की रिहर्सल कर रहे हैं शरद जोशी जी की, और यहाँ उसको का पहला शो करना चाहते हैं, तो मुझे डेट चाहिए। तो उन्होंने डायरी खोल के कहा बोलो कितनी डेटें चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, एक डेट बस। तो एक संडे मैंने लिया। सोचिए कि वो समय जब मैं डर रहा था ये कहने से कि मैं बाकी 2-3 डेटें ले ली और नाटक के दर्शक ही नहीं आए तो क्या होगा। और समय बदलते बदलते देखिए आज पृथ्वी थिएटर पर एक दिन में कई बार 4 शो होते हैं। अभी 2017 की बात है, 31 दिसंबर संडे था, और वो लकीली डेट मेरे पास आई, और मैंने कहा मैं करूँगा। लोगों ने कहा कि 31 तारीख को ऑडियंस आए ना आए पता नहीं, मैंने कहा मैं करूँगा। और उस दिन हमें बच्चों के 2 प्ले करने होते हैं दिसंबर के महीने में, और बड़ों के 2 प्ले या 1 शो करना। तो हमने कहा हम 4 शो करेंगे, और आप यकीन नहीं करेंगे 4 शो हमने किए, और चारों के चारों शो टिकट पर फुल थे। मतलब 800 ऑडियंस टिकट पे अंदर थी। ये फ़र्क देखिए। तो पता नहीं क्यों जब वहाँ मैंने काम करना शुरू किया, उस वक्त मेरे नाटक तो कभी कभार होते थे, लेकिन वहाँ जो माहौल था, एक तब पंडित सत्यदेव दुबे जी के नाटक चल रहे हैं, उनके प्लेज में कभी अमरीश पुरी जी होते थे, कभी नसीर भाई भी होते थे, और बहुत सारे ग्रुप, मजमा एक ग्रुप था ओमपुरी जी का, इसके अलावा दिनेश ठाकुर जी का ग्रुप था, इप्टा था। इन सब के नाटक देख देख के यात्री बड़ा हुआ, या मैं समझ लीजिए बड़ा हुआ। लेकिन इस 40 साल के वक़्फ़े के बाद एक जो सबसे बड़ा अफसोस होता है कि नाटक आज भी लोगों की नज़र में मुख्य काम नहीं है। उसकी वजह यह है कि ना तो हमने इसे मुख्य काम समझा, चंद लोगों को छोड़ दीजिए, और ना ही लोगों को समझाने की कोशिश की। नाटक शुरू से ही मानसिकता ऐसी है दर्शकों की, या कह लीजिए कि नाटक मुफ्त में देखने की चीज़ है। बम्बई शहर, दतिया, झांसी या और दूसरे प्रांतों में आप जाइए तो वहाँ तो नाटक के टिकट बिकना बहुत मुश्किल है। बम्बई एक शहर ऐसा है जहाँ पर आप उसकी वजह है मराठी थिएटर, गुजराती थिएटर, इंग्लिश थिएटर, जिन्होंने नाटक टिकट पे देखने की परंपरा डाली। उसका फ़ायदा हम सबको हुआ। तो पृथ्वी थिएटर पे ये प्रचलन शुरू हुआ कि टिकट लेके नाटक देखना है, और धीरे धीरे वो परंपरा डेवलप होती गई। और आज वहाँ पर देख लीजिए आप, 500,000 टिकट है। जो थिएटर 5 रुपये से शुरू हुआ था, जो आज 1000 रुपये भी टिकट है, वहाँ लोग आते हैं। कैसे हुआ ये? तो कहीं ना कहीं शुरू तो करनी होगी ना बात। आज कोरोना वायरस के चक्कर में हमने सब कलाकार यहाँ से वहाँ भटक गए हैं, परेशान हैं। सब लोग अपनी अपनी परेशानी में उलझे हुए हैं कि कब ये कोरोना वायरस से निजात मिले और हम फिर से मंच पर आएं। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जब आप अपना एक कलाकार अपने जीवन का बहुत सारा समय देता है और बहुत सारी चीज़ें अपने साथ मुहैया करवाता है थिएटर को, और वो उसी में रहना चाहता है, वो उसके मन का काम है, तो वो ये उम्मीद तो करता है कि इसी से मेरी जीविका चले। आप रंगमंच के सारे कलाकार जो किसी वजह से फिल्मों सीरियल में चले गए हैं, आप अगर उनसे मन पूछें तो उनका मन यही होगा कि मैं वापस थिएटर करूं। लेकिन ऐसी संभावना नहीं बनती है, बिकॉज एक स्टेज के बाद उन्हें जीना है, जीने के लिए पैसे चाहिए, तो क्या करें। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि जब हम सारे लोग
हिंदुस्तान में आज लाखों लोग रंगमंच से जुड़े हुए हैं, अपने जीवन की आहुति दे दी लोगों ने। बहुत सारे परिवार हैं जो पूरी तरह से रंगमंच से ही करते हैं और करना चाहते हैं, मगर वो रंगमंच को जीविका बनाने की बहुत कोशिश करते हैं, तो भी ऐसा मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से ही नाटक को मुख्य काम नहीं समझा और ना ही समझाया, और मुफ्त में नाटक दिखाया। दोषी हम हैं। मैं अपने नाटक को मुफ्त में नहीं दिखाता हूँ, या बहुत सारे लोग नहीं दिखाते हैं बम्बई में, चाहे 10 लोग हों, 20 लोग हों, लेकिन टिकट वाले हों। क्योंकि एक कलाकार 2-2, ढाई महीने एक नाटक की रिहर्सल करता है, अपना खून पसीना लगाता है, दूर से आएगा, डायरेक्टर की डांट खाएगा, 10 तरह के अपने काम एडजस्ट करेगा, उसके बाद वो नाटक का शो करना शुरू करता है। और अगर वो कहीं उसमें बहुत सारी जगह इन्वॉल्व हैं एक्टर्स, तो अपने कपड़े लाएंगे, वो बेस्ट से बेस्ट वही कपड़े, ताकि वो नाटक अच्छा दिखे उनका। बहुत सारे कलाकार, बहुत सारे निर्देशक अपने घर का फर्नीचर ले आते हैं, प्रॉपर्टी ले आते हैं। ये सब इतनी मेहनत करते हैं महीनों, और उसके बाद हम नाटक को मुफ्त में दिखा दें? क्यों भाई? कुछ तो मुआवजा हम लोगों को उसका मिलना चाहिए ना। और ये तभी होगा जबकि सारे लोग, हिंदुस्तान के सारे लोग अपने कलेक्टिवली सब लोग ये डिसाइड करेंगे कि हमें अपना नाटक आज के बाद मुफ्त में नहीं दिखाना है। और इसकी शुरुआत हो सकती है। परंपरा डालनी पड़ेगी कि आप जिन लोगों को भी बुला रहे हैं उनको कहिए टिकट लेके देखिए साहब, हम लोग बहुत मेहनत करते हैं। नहीं तो ये अगली पीढ़ी भी इसी तरह अनुदान का कटोरा लिए स्पॉन्सर ढूंढती हुई खड़ी होगी। नाटक तो कर रहे होंगे, क्योंकि नाटक किसी भी समय में मरता नहीं है, लेकिन स्थितियां क्या होगी? वही की वही। आज कोरोना वायरस की वजह से जो संघर्षरत कलाकार हैं वो वहीं खड़े हो गए हैं जहां से शुरू हुए थे। अब ये सोशल डिस्टेंसिंग की वजह से ये जो नाटक कंपनी है, नाटक है, मंच पर लाना कितना मुश्किल है, ये आप समझ सकते होंगे। क्योंकि एक बार आप दर्शकों को तो आप सोशल डिस्टेंस पर बिठा देंगे, बट नाटक में क्या करेंगे? क्या अगर बाप बेटी के गले लग रहा है किसी खुशी की वजह से, तो क्या वो गले नहीं लगेगा? तो नाटक का रूप क्या होगा? तो हमारे लिए तो दिल्ली अभी बहुत दूर चली गई है। लेकिन फिर भी हम सबको इस कोरोना वायरस के दौरान इस चीज़ पर चिंतन मनन करना चाहिए कि हमें आगे कैसे बढ़ना है, नए सिरे से कैसे नई दुनिया जो दिख रही है बनती हुई, उस नए सिरे से उसमें किस तरह रंगमंच को देखना है। अभी थोड़े दिन का किस्सा मैं आपको बताता हूँ। मेरा अभी 2019 का किस्सा है। मेरा नाटक था चिंता चोर चिंतामणि, और मैं शो के बाद वहाँ पृथ्वी थिएटर की कैंटीन में खड़ा हुआ था। तो एक साहब आए, बोले आपका आज नाटक देखा और बहुत अच्छा लगा, और ये नाटक बहुत बार देख चुका हूँ मैं, 4-5 बार देख चुका हूँ। और मैंने कहा कि थैंक यू वेरी मच, और इतना अच्छा अभिनय करते हैं आप। आपके दूसरे नाटक भी देखे मैंने, उसमें भी बहुत आनंद आता, आपका हर नाटक में देखता हूँ। मैंने कहा बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों की वजह से ही हमारे नाटक चल रहे हैं। फिर थोड़ी पॉज के बाद बोले कि आप करते क्या हैं? तो मैंने कहा मैं यही करता हूँ। नहीं, ये तो समझे, ये तो नाटक है, लेकिन आप काम क्या करते हैं? अब बोलिए मैं उनको क्या जवाब दूँ? जीवन के 40 साल मैंने थिएटर को, रंगमंच को दिए। बहुत सारे लोगों ने कहा मुझसे कि थिएटर कब तक करोगे? मैंने कहा जब तक रंग देवता का आशीर्वाद है तब तक करूँगा। पूरे जीवन की आहुति देने के बाद जब ये सुनने को मिलता है कि आप काम क्या करते हैं, दैट मीन्स क्या है? समाज में, सोसाइटी में नाटक को मुख्य काम नहीं माना जाता है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर हम सब लोगों को इस विधा को जिंदा रखना है, तो हम सबको ये तय करना होगा कि नाटक को किसी भी तरह मुफ्त में नहीं दिखाना है, ना ही कहीं मुफ्त में करने जाना। बहुत सारे फेस्टिवल हिंदुस्तान में होते हैं जहाँ पर
आपको वो ना के बराबर पैसा देते हैं और आपका नाटक मुफ्त में सबको दिखा देते हैं, और आदत डाली हुई है। गवर्नमेंट के बहुत सारे फेस्टिवल्स हैं, तो भाई क्यों? मराठी में बच्चे को जिस तरह हम लोग मंदिर ले जाते हैं, वैसे ही नाटक दिखाने की परंपरा है। इसीलिए बच्चा जब बड़ा होता है तो उसको पता होता है कि नाटक क्या है, लेखक क्या है, कलाकार क्या है। और वहाँ अगर ये बोला जाता है कि ही इज़ ए प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट, तो उसका बड़ा मान है। लेकिन यहाँ बोलेंगे प्रोफेशनल थिएटर आर्टिस्ट हूँ मैं, तो बोलेंगे लोग कि काम चल जाता है उससे आपका, सुना है नाटक में तो कुछ मिलता नहीं है। तो ये जो लोगों के बीच में मानसिकता बनी हुई है, इसकी वजह कहीं ना कहीं हम खुद हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि हमें जो है इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर करना होगा कि हम सारे लोग मिलके देश में किसी भी हिंदी प्रांत में इतने सारे नाटक होते हैं, लेकिन कहीं भी इसका कोई डाटा नहीं है, कोई कहीं पर कोई सूची नहीं है कि कितनी संस्थाएं एक्टिव हैं, रजिस्टर्ड हैं, और कौन कौन से लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसका कोई वो नहीं है, लिखित कहीं नहीं है। तो कहीं ना कहीं हम सबको इसकी पहल करनी चाहिए। जो लोग मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कि हम सब राष्ट्रीय लेवल पे एक ऐसी संस्था बनाएं जो अपनी बात कभी कभार सरकार से कहना चाहे तो कह सके। अभी तो हम अपनी अपनी ज़िंदगी, अपनी अपनी बातें कर रहे हैं बस। तो हिसाब किताब लगाइए तो देखिए कितने लोग बेचारे नाटक में ही जीवन अपना देना चाहते हैं, लेकिन मजबूरियां हैं उनकी। या तो वो नौकरी कर रहे होते हैं, या छोड़ छाड़ के वो सीरियल फिल्मों के चक्कर में होते हैं, क्योंकि इससे जीवन चल नहीं रहा है। तो मैं अपने वर्कशॉप में जब लोगों को समझाता हूँ, तो मेरा एक मुद्दा ये भी होता है कि जीवन जो है ना वो महत्वपूर्ण है, और जीवन खराब करने के लिए नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि इस विधा में आप कुछ बहुत अच्छा कर सकते हैं, तो रहिए, अपने आप को पहचानिए, अपने अंदर झांकिए। आपके अंदर गुण हैं तो उसको मांझिए, और नहीं है 1-2 साल में समझ में आ रहा है तो कुछ और काम कीजिए, क्योंकि 5 साल बाद आपको समझ में आया कि ये काम मुझे छोड़ देना चाहिए था तभी, तो ये 5 साल क्यों ख़राब करते हैं। आप लोगों के कोई जो भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अगर उनके कोई प्रश्न हो जिनका जवाब वो मुझसे सुनना चाहें, और तो मैं हाजिर हूँ। तो दोस्तों, हम सब लोगों को मिलकर ऐसी कोशिश करनी चाहिए। जब पृथ्वी थिएटर जैसा थिएटर ऐसी कोशिश कर सकता है, तो हम आप सारे लोग मिलके भी कर सकते हैं। मुझे याद है, मैं उन दिनों नया नया था, तो मैं अपने नाटक के जब शोज़ कम होते थे, मैं पृथ्वी पर ही पड़ा होता था, क्योंकि मैंने पता नहीं क्यों मेरी ये समझिए जिसे कह लीजिए कि सिक्स सेंस जो है ना, वो मुझे ऐसा लगा कि अब जीवन में जो कुछ भी होना है इसी जगह से होना है। और मैंने अपना सारा संघर्ष जो थोड़ा बहुत फिल्मों और सीरियल वगैरह में कर रहा था, मैंने रोक दिया, और मैं तटस्थ होकर पृथ्वी थिएटर पर बैठ गया। लोगों की रिहर्सल देखना, पंडित सत्यदेव दुबे जी जो है ना, उनके नाटक देखने हम जाते थे, तो वो बोलते थे टिकट लो 5 रुपये का, तो उनके पैर छू लेते थे, बोलते कि पंडित जी पैसा है नहीं, बोलते 1 रुपये रखो काउंटर पर, लेकिन फ्री में नहीं देखने दूंगा। तो 1 रुपये रखवा लेते थे हमसे, और फिर बोलते थे अब जाओ। तो ये आदत डाली ना उन्होंने हम में। हमारे बहुत सारे मित्र हैं, हमारे बहुत सारे थिएटर वाले हैं जो हमारे बहुत करीब होने के बाद भी जब भी हमारा नाटक देखने आते हैं, तो वो एक बात बोलते हैं कि नहीं, मैं टिकट लूँगा और नाटक देखूँगा। एक 40 साल पुराने मेरे मित्र हैं, किशोर मनियाल जी, वो 5 रुपये टिकट था, तब से मेरे नाटक देखे आ रहे हैं, आज बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड हैं। लेकिन वो जब भी आएंगे हमें बताएंगे नहीं, लेकिन टिकट लेके शो देखने के बाद मिलेंगे। और मैं अगर बोलूँगा अरे तुमने बताया नहीं,
बोले नहीं, आप लोग इतनी मेहनत करते हैं। सो ऐसे लोग भी हैं, तो ऐसे लोग ढूंढने पड़ेंगे हमें, और ऐसे लोग अगर ढूंढेंगे वो आपकी कहीं ना कहीं मदद करेंगे। हम तो कह रहे हैं आप अपने घर से ही शुरू कीजिए। आप अपना अगर नाटक कर रहे हैं, आपके घर के लोग 4 आ रहे हैं, तो उनसे कहिए 1 पास दूंगा, 3 टिकट खरीदो। कम से कम वो वैल्यू तो करेंगे इस बात की। तो भैया जैसे आप उनमें आदत डालेंगे घर वालों में, उसके बाद वो अगले किसी और का नाटक देखने जाएंगे तो उन्हें पता है टिकट खरीद के ही देखना है। फिर अपने दोस्तों से कहिए भैया कि 1 पास ले लो, 2 टिकट ले लो। इसी तरह हम लोगों ने शुरुआत की थी। तो पूरे देश में क्या हम हर वक्त ये कटोरा लिए ही खड़े रहेंगे? बताइए आप। बहुत साल पहले पृथ्वी थिएटर पर एक सेमिनार हुआ था इसी पर, कि नाटक को या नाटक कंपनियों को कैसे जिंदा रखा जाए। तो बहुत ही मशहूर डायरेक्टर हैं कमलाकर सोनटके जी, और कलाकार भी हैं बहुत। उन्होंने एक बात कही थी और वो बात मेरे दिमाग में इस तरह बैठ गई कि मैं कभी भी इस बात को भूलता नहीं। उन्होंने कहा कि जब तक नाटक टिकट विंडो पर अपने आप न चलने लगे तब तक वो नाटक सफल नहीं। नाटक तभी सफल है कि लोग आए, विंडो पर टिकट खरीदे, अंदर बैठे और नाटक देख के गए। और हमारी कोशिश भी ये रहती है। अब जब कंपनियां, जो थिएटर ग्रुप हैं, वो अगर मुफ्त में नाटक दिखाएंगे, आपको एक बात कहूं, तो वो अपने कलाकारों को क्या देंगे? और फिर कलाकार टिकेंगे कैसे? हमको याद है हमारा एक प्ले था, उन दिनों ना के बराबर हम लोगों के पास पैसे होते थे बॉक्स ऑफिस पर 5 रुपये टिकट में, क्या फिर भी हम लोग का एक नाटक था जंगली कबूतर, जो 3 घंटे का था, 2 इंटरवल थे उसमें, वो 12 बजे छूटता था। तो 12 बजे छूटता था, उसके हाउसफुल शो होते थे। तो बड़ी भुनभुन होनी शुरू हुई कि अरे 12 बज जाते हैं, ट्रेन छूट जाती है, ये है वो है वो है वो है। तो ये तय हुआ कि 12 बजे इस नाटक में जो 12 बजे छूटता है, बाकी नाटक छोटे थे 11 बजे छूट जाते, तो ये जो नाटक 12 बजे छूटता है, इसमें हम सब लोगों को 10-10 रुपये देंगे। यहाँ से हमने शुरू किया 10 रुपये से, फिर धीरे धीरे हर प्ले में हम लोग 10-10 रुपये देने लगे। वो 10 से 20 हो गए, समय बदलते बदलते, टिकट बढ़ते बढ़ते, ऐसा होते 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 आज हम कलाकारों को अपने किसी शो में 500 रुपये देते हैं, किसी शो में 700 रुपये देते हैं, किसी शो में 1000 देते हैं। जब हमें कहीं बाहर बुलाया जाता तो वो पैसे और बढ़ा के देते हैं। तो ये अगर मैं कर सकता हूँ, मैं दतिया मतलब बहुत छोटी सी जगह, मध्य प्रदेश का एक छोटा सा ज़िला जहाँ से मैं आया हूँ। मेरी भाषा भी ठीक नहीं थी, मैं बुंदेलखंडी बोलता था, भरपूर एक्सेंट था मेरा, उच्चारण दोष था मेरे अंदर बहुत सारा। लेकिन मैंने जब ये तय कर लिया कि मुझे यही काम करना है, तो मैंने अपने अंदर की सारी गलतियों को निकालने की कोशिश की। और मेरे लिए ये आज सपना है कि मैं थिएटर करते करते 40 साल पुराना हो गया हूँ। इतने सारे शोज, इतने सारे लोग मिले, शशि कपूर जी, जेनिफर जी, वहाँ के जो मैनेजर थे, धर्म सिंह मर्चेंट, और बहुत सारे लोग, जो वेद सैगन जी जिन्होंने पृथ्वी थिएटर डिज़ाइन किया। इन सब का आशीर्वाद है मुझे, इन सब का सपोर्ट रहा शुरू से। और ये सपोर्ट कोई मैं इसीलिए नहीं कि मैंने कोई बहुत महान काम उस वक्त कर लिया हो, नहीं, बल्कि मेन बात ये थी कि उन्होंने ये देखा कि एक नौजवान लड़का बहुत शिद्दत से, वो सिंसियरिटी से कुछ कर रहा है, तो इसको थोड़ा सपोर्ट दो। तो लोग मिलेंगे आपको, ऐसा नहीं है लोग नहीं मिलते। मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। आज मेरे पास ऐसे 50 नाम हैं जो जब थिएटर कंपनी को कहीं मैंने हिलता डुलता देखा है, तो उन्होंने मुझे जो है ना, मेरा हाथ थाम लिया और आगे बढ़ा दिया। एक मेरे मित्र हैं आर मोहन, वो गुड नाइट के प्रोपराइटर हुआ करते थे। जब वो पहली बार नाटक देखने आए,
उसके बाद उन्होंने मुझे अपने ऑफिस बुलाया और स्पॉन्सर्ड किया, और आप यकीन करेंगे 6 साल तक मुझे 5-6 साल तक वो सपोर्ट करते रहे। तो ऐसे लोग हैं, ऐसा नहीं है ऐसे लोग नहीं हैं जो नाटक से प्रेम नहीं करते और टिकट नहीं खरीद सकते हैं। टिकट खरीद सकते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो टिकट अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन हमने उनके अंदर आदतें गलत डाल दी हैं और इस सब को सुधारना पड़ेगा हमें। आप सारे लोग जो इस कोरोना वायरस की वजह से घर पे बैठे हुए, चिंतन मनन कीजिए, सोचिए, विचारिए कि हमें सबको अगर ज़िंदा रहना है रंगमंच पर लंबे समय तक के लिए, तो अर्थव्यवस्था सुधारनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी दुनिया का काम अर्थव्यवस्था के बगैर आगे नहीं बढ़ सकता। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इतने सारे करिश्मे किए। फिरोज़ अब्बास खान पृथ्वी थिएटर पर भी उन्होंने जीवन शुरू किया था। उन्होंने बहुत सारे प्लेस किए। एक स्वर्गीय निर्देशक थे महेंद्र जोशी जी, उनके साथ वो काम करते थे। उनका एक प्ले था एक्शफ, उसमें वो थे। फिर वो पृथ्वी थिएटर से जुड़े रहे। उन्होंने भी लोगों के साथ नाटक करने शुरू किए और इतना बड़ा करिश्मा कर दिया। मुग़ल आज़म, जिसका टिकट 5 और 7 हज़ार रुपये है, और कैसे नहीं कर सकता कोई। बट हमें ज़रा इस पर विचार करना होगा। लेकिन हम बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। हम वाहवाही लूटने के चक्कर में रहते हैं हर वक्त। अरे वाहवाही लूटो, वाहवाही तो आपको वैसे भी मिलने वाली है अगर आपने अच्छा काम किया तो। लेकिन सर्वाइवल भी कोई नाम की चीज़ होती है ना। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती, की जा सकती हैं, और मैं ये कहूँगा कि बार बार मैं कहूँगा कि नाटक को मजबूती देने के लिए हम सबको अपने आप को मजबूत करना है और लोगों के सामने हाथ नहीं फैलाना है, बल्कि गर्व से कहना है कि हम थिएटर करते हैं। और हमें अपने परिवार को, अपने बच्चों को थिएटर दिखाने की परंपरा शुरू करना चाहिए। दूसरी चीज़, सरकार से एक रिक्वेस्ट मैं हर बार करता हूँ कि जब लाखों, बल्कि अब गिना जाए तो करोड़ों लोग रंगमंच से जुड़े हुए हैं, तो इसको शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए। शुरू से ही शिक्षा का हिस्सा बनाना चाहिए, ताकि लोग थिएटर को पढ़ें, थिएटर को समझें, लेखकों को पढ़ें, बड़े बड़े राइटरों को पढ़ें। होता क्या है कि आप डिग्री तो करते हैं MBA की, इंजीनियरिंग की, उसके बाद आप सोचते हैं कि यार ये तो, इसमें तो मेरा मन ही नहीं लग रहा, तो अब हमें तो एक्टर बनना है, हमें तो थिएटर करना है, इसमें तो मज़ा ही नहीं आ रहा। तो आप वो सब पैकअप करके यहाँ थिएटर करने आते हैं किसी के साथ भी, तब आपकी सीखने की स्टेज थोड़ी कम हो जाती है। फिर आपको नए सिरे से सीखना है, नए सिरे से थिएटर को पढ़ना है, जानना है कि कौन राइटर है, कौन डायरेक्टर है, क्या नहीं। और थिएटर जो है ना, कोई 2-4 महीने में नहीं समझ लेता है। ये इतनी बड़ी विरासत है, इतनी बड़ी कि आप 2-4 जन्म लेंगे तो भी आप इसको पूरी तरह से नहीं पढ़ सकते। आप सिर्फ एक राइटर को पढ़ने जाइए, आप विजय तेंदुलकर जी को पढ़ने जाइए, तो उनके इतने नाटक हैं, उनको पढ़ने समझने में शायद 1-8 साल लग जाए। तो 4-6 महीने में कैसे आदमी सीख लेगा ये सब? तो अगर ये शिक्षा का हिस्सा है, समझ लीजिए कि 10th के बाद अगर आप डिसाइड करते हैं कि आपको थिएटर लेना है, तो कम से कम वहाँ का एक सिलेबस होगा जिसमें बहुत सारे राइटरों के नाम होंगे, बहुत सारे मशहूर प्लेस के नाम होंगे, जिनको पढ़ा जाएगा, जिनको समझा जाएगा, जिनका मंचन किया जाएगा। इंग्लिश में बहुत सारे कॉन्वेंट स्कूल हैं जहाँ पे थिएटर उनके मतलब कोर्स का हिस्सा है। तो भाई हिंदी क्यों इससे वो रहे? क्यों ना हम अपने देश के राइटरों को जानें? क्योंकि आज
बहुत सारे आप यकीन करेंगे कि मैं हमारी थिएटर कंपनी करीब मराठी के 30 नाटक हिंदी में कर चुकी है, फेमस नाटक। जंगली कबूतर, सखाराम बाइंडर, सविता दामोदर परांजपे, झोपी गेलेला जागा झाला, पापा सांगा कोणाचे, ऐसे बहुत सारे नाटक। तो वहाँ नाटक मिले हमें, हिंदी में नहीं मिले बहुत सारे। हिंदी में गिने चुने नाटक हैं, शरद जोशी जी का एक तकदा है, आधे अधूरे हैं, और भी तुगलक हैं जो कि कन्नड़ का ट्रांसलेशन है, बट हिंदी में नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? क्यों हिंदी में राइटर नहीं है? और मराठी में राइटर पैरेलल थिएटर के साथ जुड़े हुए हैं, नए नए नाटक लिखते हैं, बिकॉज वो उनकी जीविका है। वो नाटक लिख के जीवन चलाते हैं अपना, और बहुत सम्मानीय है वो। लेकिन यहाँ नाटक अगर कोई लेखक लिखता है तो उसको ना तो कोई रॉयल्टी मिलती है ना कुछ। सो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिखरी हुई सी हैं। अपने अपने लेवल पे सब लोग कुछ कर रहे हैं, कलेक्टिवली नहीं सोच रहे हैं। किसी बड़े नाम वाले एक्टर का नाटक कहीं जाता है तो उसके 1000 रुपये टिकट, 2000 रुपये, 3000 रुपये टिकट भी होता है और लोग खरीदते हैं। मगर वही शहर में अगर आप अपना नाटक लेके जा रहे हैं, अपना लोकल लोग नाटक कर रहे हैं, तो वो 4 टिकट उसके लिए बेचना इतना मुश्किल हो जाता है। भाई क्यों? और ऐसा नहीं है कि कलाकार नहीं है अच्छे। हर शहर में आप जाइए, देखिए वहाँ का रंगमंच, लखनऊ, भोपाल, इलाहाबाद, कलकत्ता, इतने सारे शहर हैं, ग्वालियर, जो कि थिएटर में जहाँ एक से एक बेहतरीन कलाकार मिल जाएंगे। लेकिन अगर उनसे पूछो कि आप सिर्फ थिएटर करते हैं, बोले नहीं नहीं, मैं नौकरी करता हूँ और शाम को थिएटर करता हूँ। अगर उनसे कहा जाए कि आप नौकरी छोड़ देंगे अगर आपको फुल टाइम थिएटर करने को मिले, तो मना नहीं करेंगे। वो सिर्फ ये कहेंगे कि यार लेकिन इतना तो पैसा मिलना चाहिए कि मैं अपना खर्च चला लूँ। सो आपको थिएटर करते वक्त, जैसे कि मैं अपने बारे में बोलूँ, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था कि अगर मैं सिर्फ थिएटर पर ही मतलब डिपेंड रहा तो मुश्किल हो जाएगी आने वाले समय में। तो मैंने वर्कशॉप शुरू किए, और आप यकीन करेंगे कि 9 साल तक मैं वर्कशॉप बगैर किसी से एक पैसा लिए करता था, निःशुल्क। इसलिए नहीं कि मैं कोई एहसान कर रहा था, बट मैं समझ रहा था। वो 9 साल मुझे समझने में लगे, लोगों से रूबरू होने में, अपनी भाषा पर पकड़ बनाने में, या वर्कशॉप क्या होता है ये जानने में। उसके बाद 10वें साल से मैंने वर्कशॉप में फ़ीस लगाने, और हर बार हमारे वर्कशॉप में लोग पूछते थे कि आप फ्री में क्यों करते हैं। तो मैंने यही कहा कि ये मेरा इन्वेस्टमेंट है। और फिर मैंने 10वें साल से चार्ज करना शुरू किया, और हर साल मैं बच्चों के, बड़ों के तो वर्कशॉप करता हूँ। पृथ्वी थिएटर पे लगातार मैं बच्चों के वर्कशॉप करता रहा हूँ पिछले 10 साल से। अब बोलिए आपके, जहाँ मैं एक तरफ 25 से लेके और 50 साल के एक्टरों को डायरेक्ट करता हूँ, वहाँ मैं 6 साल से 9 साल की उम्र के बच्चों के साथ वर्कशॉप करता हूँ। मगर वो समय मेरे ख्याल से मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतर समय है, क्योंकि बच्चों को जब एक दिन में वो, आप 1-2 दिन में आपके वो दोस्त हो जाते हैं, तो फिर आप उनसे जो कहते हैं वो करते हैं। तो ये अपने आप में इतनी बड़ी अनुभूति है कि जिनको आप जानते नहीं, जिनसे कुछ कभी मिले नहीं, वो कैसे आपके अपने हो जाते हैं। सो थिएटर आपको सिर्फ
एक्टिंग नहीं सिखाता है, बल्कि बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। आपको अनुशासित करता है कि आप अनुशासन में रहें। आप बहुत सारी चीज़ें बैक स्टेज पर रह के सीखते हैं कि बैक स्टेज पर एक डिसिप्लिन है, वो कैसे रहना चाहिए। और अगर आप लाइट म्यूज़िक पर हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, तो वो भी टेक्निकल चीज़ें आपको सीखने को मिलती हैं। तो थिएटर एक ऐसी परिधि में रहते हैं आप थिएटर के अंदर, जहां आप जो चाहें, जिस विधा में भी महारत हासिल करना चाहें, कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। और जल्दी उबने वालों के लिए थिएटर नहीं है। थिएटर का दूसरा नाम है संघर्ष और तीसरा नाम है पेशेंस। जिसमें ये पेशेंस नहीं है और संघर्ष नहीं कर सकता, उसको थिएटर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कोई हथेली में आम उगाने जैसा नहीं है। एक एक छोटे छोटे इमोशंस कई बार नहीं निकलते हैं, उसको निकालने के लिए, समझाने के लिए आपको युद्ध स्तर पर अपने साथ काम करना पड़ता है। डायरेक्टर आपके साथ काम करता है, और कई बार उसके बाद भी शो में पता चला आपके वो इमोशंस नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे आप? तो ये वो रेस है जिसमें आप जितना दौड़ते जाएंगे उतना हासिल करते जाएंगे। ऐसा नहीं कि मैंने बहुत कर लिया थिएटर। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैंने बहुत थिएटर किया। बहुत क्या किया? बहुत क्या होता है? आज करीब करीब 40 साल से नसीरुद्दीन शाह जी थिएटर कर रहे हैं, और वो ये कहते हैं कि मैं कोई थिएटर पर मैं कोई एहसान नहीं कर रहा हूँ, ये मुझे अच्छा लगता है इसीलिए मैं कर रहा हूँ और मैं सीख रहा हूँ। तो ये कोई भी आदमी अगर ये दावा करता है इस फील्ड में कि मैंने बहुत जान लिया थिएटर को, तो ये बहुत मिथ है। वो अपने गलत फहमियों में जी रहा है, क्योंकि थिएटर तो कभी पूरा करना बहुत मुश्किल है। इसको तो जितना आप देखिए, जिस तरह भाषा बदल जाती है, कहते हैं 50-50 मील पर भाषा बदल जाती है, उस तरह हर 50-50 मील पर या 100 मील पर थिएटर बदल जाता है। आप यहाँ से गुजरात जाइए, वहाँ का थिएटर अलग किस्म का है। आप मराठी थिएटर पूना का देखिए, वो अलग किस्म का है। कलकत्ता का थिएटर देखिए। हालांकि सब चीज़ें एक ही छत के नीचे हैं कि थिएटर कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो उनकी वो विधा समझने के लिए कि वो उनका थिएटर किस किस्म का है, या साउथ का थिएटर किस किस्म का है, आपको वहाँ रहना पड़ेगा, आपको जानना पड़ेगा सब कुछ। ऐसे ही नहीं कि ऐसे ही हो जाएगा वो। सो जल्दबाजी का काम नहीं है थिएटर। ये आपसे बहुत कुछ लेगा, आपसे समय लेगा, आपसे पेशेंस देखेगा, आपका बहुत सारी चीज़ें चेक करेगा, उसके बाद आपको इतना सा क्षणिक कुछ देगा। वो क्षणिक सुख के लिए ही हम सब मरते हैं। हम लोग का एक नाटक है कालचक्र, बहुत ही गंभीर नाटक है, और उस नाटक को जब मैं करता हूँ तो मुझे याद है कि मुझे उस नाटक में बहुत बार रोना पड़ता है, बहुत। वो जी वालों ने उसको रिकॉर्ड किया है, और वो आपको इस टाटा स्काई पर देखने को मिल जाएगा। आप सबको देखना चाहिए, क्योंकि वो नाटक ये कहता है कि हम सब एक दिन बूढ़े होंगे। अपने सगे बच्चे जब माँ बाप को नहीं रखना चाहते हैं और चैरिटी होम भेजना चाहते हैं, तो एक हस्बैंड वाइफ उस वृद्ध जोड़े को गोद लेते हैं और ऐसे रखते हैं जैसे सगे बच्चे क्या रखते हैं। ये नाटक 94 में हमने किया था, मुझे याद है। तब मेरी उम्र मुझे पता नहीं 35 और 40 के आसपास होगी। तब मैं उसमें 70 साल के बूढ़े का रोल करता था। मगर वो नाटक मैंने
बहुत सारी बार बहुत सारी फैमिलीज़ में देखा, महसूस किया कि किस तरह बूढ़े लोगों के साथ लोग बर्ताव करते हैं, बच्चे। तो वो मेरे अंदर कहीं ना कहीं बैठा हुआ था और वो धीरे 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 इतना अंदर तक समा गया कि जब मैं उसको करता हूँ तो मुझे याद नहीं रहता है कि मैं कब रो रहा हूँ कब नहीं। नाटक की सिंपल सी लाइन है, वो अपने बच्चों को बोलता है कि ये काल चक्र है, कल तक तो हम पर आश्रित थे, आज हम तुम पर आश्रित हैं, कल तुम अपने बच्चों पर आश्रित होगे, इसका अंत नहीं। तो इसका अंत नहीं मतलब इसके बाद भी बच्चे ये समझने को तैयार नहीं हैं कि हम भी बूढ़े होंगे और हमारे साथ हमारे बच्चों ने भी वैसा बर्ताव किया तो हम कहाँ जाएंगे। तो जो माँ बाप आपको उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, वही माँ बाप बूढ़े होने पर आपकी उंगली पकड़कर चलना चाहते हैं। तो आपके पास इतना भी समय नहीं होता अपने माँ बाप के लिए कि उनको सिर्फ एक सम्मानीय स्थान दे दो। ऐसी कौन सी चीज दुनिया में बची हुई है, जरूरी है, जिसकी वजह से आदमी अपने माँ बाप का तिरस्कार करता है? बताइए आप। तो ये नाटक जब हमने किया और धीरे धीरे हमको लगा कि हमको इस संदेश को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाना चाहिए, तो हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते चले गए और जो हमसे पूछे बगैर बहुत सारे टिकट खरीद कर लोगों को बांट देते थे। उनमें एक मुख्य नाम है अशोक मुखी जी का, जो कि अपना इस नाटक को कम से कम 50 बार देख चुके होंगे और जब भी देखते हैं 10, 20, 25 लोगों को साथ में लाते हैं। एक और व्यक्ति जिसने हमारी पीठ थपथपाई, और वो आज से नहीं, समझ लीजिए 30 साल से, ये सारे लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, ये सब नाटक की वजह से मुझसे जुड़े और धीरे धीरे जुड़ते ही चले गए। ये अब हमारे स्तंभ हैं, सहारा हैं। हमके सामने कभी भी किसी समस्या को लेकर खड़े हो जाते हैं तो वो किसी बात के लिए मना नहीं करते। तो नाटक की ताकत मैं आपको सब बता। एक हमारे मित्र हैं जो आज बहुत बड़ी IT कंपनी के मालिक हैं, श्री LC सिंह। मैं कहूँगा कि यात्री जहाँ हैं आज, जिस जगह है, जितने शोज़, इतने प्रोडक्शंस, इतने सारे कलाकार, उन सब के साथ यहाँ पहुँचने की वजह श्री LC सिंह है कहीं ना कहीं, जिन्होंने मेरे अंदर क्या गुण था उसको परखा, समझा, जाना और हमें एक नई चीज़ सिखाई। वो नई चीज़ क्या थी कि उन्होंने मुझे कॉरपोरेट प्रोडक्ट के ऊपर नाटक करना सिखाया। कॉरपोरेट प्रोडक्ट पर नाटक करने का मतलब है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कंपनी बाज़ार में ला रही हो, उस पर आपको नाटक करना है। और ये विधा उन्होंने सिखाई मुझे, और उसने मेरे थिएटर कंपनी को बहुत मजबूत किया, बहुत अर्थ दिया मुझे, बहुत पैसा दिया, और धीरे धीरे मैं बहुत सारी कंपनियों के लिए काम करता रहा। 91 में हमने सबसे पहले उनके एक प्रोडक्ट पर काम किया था जो TCS का प्रोडक्ट था, EX। मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ वो दिन, 18 सितंबर 1991।
जीवन समझ लीजिए 90 डिग्री घूम गया था पूरी तरह से। नई चीज़ थी हमारे लिए, लेकिन हमने ये सोच लिया था कि इसे सीख के ही मानेंगे, और उसका रिज़ल्ट ये रहा कि हम कंपनी के लिए 7-8 साल तक काम करते रहे। दूसरी कंपनियों के लिए भी काम करते हैं। हर साल हमारे पास कॉरपोरेट के लिए बहुत कुछ काम होता है। तो ये सब चीज़ें सीखी, जानी, समझी। तो मेरे पास तो बातचीत का अंत नहीं, मगर कोई हमसे कोई सवाल पूछ रहा हो तो मैं उसके लिए हाजिर हूँ। सिर्फ आने वाले कलाकार जो मंच से जुड़ना चाहते हैं खूब जुड़ें। मैं तो कहता हूँ कि थिएटर से अच्छा कुछ नहीं है। अगर आप अपना जीवन यापन के इंतज़ाम कर लेते हैं तो थिएटर कीजिए, थिएटर पढ़िए, क्योंकि थिएटर में जितना लिटरेचर है वो शायद किसी फील्ड में है नहीं। हज़ारों नाटक हैं, हज़ारों नाटकों पर किताबें हैं, वो सब पढ़िए, समझिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अगर थिएटर से जुड़ना चाहते हैं तो जिस भाषा में हम थिएटर कर रहे हैं वो भाषा हमें पूरी तरह से परिपक्व आए। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब हम बम्बई आते हैं तो हमें बम्बई में लोग इधर उधर दूसरे प्रांतों से आते हैं तो वहाँ का एक्सेंट, वहाँ का जो डिक्शन है उसकी प्रॉब्लम उनको होती है। तो ये तो बेसिक चीज़ है कि अगर आप हिंदी में काम कर रहे हैं तो हिंदी या हिंदुस्तानी आपको आनी चाहिए जिसमें कोई उच्चारण दोष ना हो। यहाँ आके फिर आप यहाँ वहाँ भटकते हैं, लोग आपको बताएंगे अरे आपको हिंदी बोलना ठीक नहीं आता, आप ठीक से बोलते नहीं हैं, ये है वो है। तो आपको इन सब चीज़ों को ठीक करके ही थिएटर में आना चाहिए। अगर बेसिक चीज़ें आप ठीक करके आएंगे तो आप कॉन्फिडेंट होंगे अपनी बात कहने में। और जब आप आएँ तो ब्लैंक ना आए। आपको 10-20 राइटरों के नाटकों के बारे में पता होना चाहिए। आप नाटक पढ़ के आएँ। अगर आपके शहर में नाटक नहीं हो रहे हैं तो उनकी किताबें आसपास कहीं ना कहीं मिल जाएंगी। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी किताबें मिलती हैं, उनको पढ़िए, उनको समझिए। वो आपके जैसे कहो ना बहुत सारी नॉलेज देगा आपको। और एक एक्टर को जितना नॉलेज मिलेगी उतना ही वो अच्छा बोल पाएगा, क्योंकि जब आप नाटक करते हैं उसमें कोई ना कोई विषय होता है। और आप अगर किसी ऐसे ठोस विषय पर नाटक कर रहे हैं और उस विषय के बारे में आपका कोई ज्ञान नहीं है, कोई कम्युनिकेशन उस सब्जेक्ट से नहीं है, तो फिर आपको बहुत देर लगेगी समझने में। दूसरी चीज़, आपके शहर में, आपके देश में, आपके प्रांत में क्या हो रहा है, अच्छा है बुरा, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि उस पर आप बातचीत करें तो आपके पास शब्द हों, आपके बोल सकें आप। देखिए, आप अगर थिएटर को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें तो थिएटर या अभिनय एक ही चीज़ पर टिका हुआ है, बोलने पर। बड़े बड़े जो एक्टर हैं जिनका नाम आप उंगलियों पे ले सकते हैं, वो सिर्फ बोलने का ही खाते हैं, स्पीच। थिएटर में ये कहा गया है, थिएटर इज नथिंग बट स्पीच। आपके पास कितने शब्द हैं और कितना भंडार है शब्दों का जिनको आप गाहे बगाहे इस्तेमाल करते हैं। आपका उच्चारण कैसा है, उसमें शुद्धता कितनी है, और जो नाटक आप कर रहे हैं वो आपने किस हद तक पढ़ा है, किस हद तक पढ़ा है कि उसके बारे में आप चर्चा कर सकें, उस पर बोल सकें। तो आज का कलाकार अगर ये सब नहीं करेगा तो वो उस तह तक नहीं पहुंच पाएगा। और फिर जब नाटक में कहीं कोई इमोशंस आते हैं, संवेदनाएं होती हैं, तो वो बड़ा ब्लैंक हो जाएगा।
इमोशंस तो होंगे बट वो बहुत सुपरफिशियल से होंगे। तो मेरा मतलब यह है कि एक ही जीवन हमें मनुष्य भगवान ने दिया है। इस जीवन में आपको जो करना है कर लीजिए, आपके ऊपर है, आप तय कीजिए। लोग एवरेस्ट पे कैसे चढ़ जाते हैं? क्या उनमें कोई अलग से शक्ति होती है? लोग खाली जेब आते हैं और शाहरुख खान कैसे हो जाते हैं? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने करिश्मे किए, लेकिन एक पागलपन, एक जिद, और जो आपका ध्येय है, उद्देश्य है, जिसके पीछे आप भाग रहे हैं, उसके लिए कितनी शिद्दत है आपके करने की, उस पर सब कुछ है। लोग पेड़ के नीचे पड़ के IAS होते हैं, IPS होते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को बहुत सारी सुविधाएं हैं, फिर भी वो कुछ नहीं करते। इसकी वजह क्या है? देखिए, जीवन में अगर आपको कुछ बनना है तो आप लोग वर्तमान में कैसा काम कर रहे हैं उस पर मत जाइए, वो आपको समझा नहीं पाएगी बात। आप उनके संघर्ष, उन्होंने कैसे करके यहाँ पहुँचे हैं, उनके वो अचीवमेंट्स कैसे उन्होंने अचीव किया है, उस पे जाइए। आप पढ़िए कि वो शुरू के दिनों में उन्होंने क्या ना परेशानियां झेली, मगर वो अपने उद्देश्य से एक मिनट के लिए हटे नहीं। आप लोग मेरे साथ काम करने की इच्छा रखते हैं तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करें। हमारा नंबर है 9820052627। मैं फिर से दोहराता हूँ, 9820052627। हमारी वेबसाइट है yatritheater.com। विज़िट कीजिए, हमारे थिएटर के बारे में जानिए। बम्बई में कितने सारे थिएटर एक्टिव हैं, कितने ग्रुप एक्टिव हैं, उनके बारे में जानिए। कितने सारे एक्टर्स किस थिएटर ग्रुप में अच्छा काम करते हैं, उनके। हमारे साथ कुछ लोग हैं जो हमारे साथ 20-20 साल से जुड़े हुए हैं। अशोक शर्मा जी हैं एक, जो कि नौकरी करते हैं HUL में, बट बाकी जीवन उनका सिर्फ थिएटर के लिए है और अब यात्री के लिए है। पारुमिता चटर्जी हमारे साथ करीब 20 साल से काम कर रही हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, मुकेश यादव, पवन भाटिया, प्रतीक पेंढारकर, केया गुप्ता, मुकुंद भट्ट जी, धर्मेंद्र, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। प्रशांत उपाध्याय, ये सारे लोग जो थिएटर से लगातार हमारे साथ काम कर रहे हैं, ये हमारी ताकत है, हमारी शक्ति हैं, हमारे साथ काम करते हैं। और भी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोगों के नाम याद नहीं आ रहे हैं। नए लोगों में शैली है, और वंदना डोगरा है, और भी बहुत सारे लोग हैं। सो ये सारे लोग इस वक्त काम कर रहे हैं हमारे साथ लगातार। और एक चीज़ आपके साथ और मैं शेयर करना चाहूँगा। ये मेरा सौभाग्य रहा है कि मैंने हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर एक्टर, एंकर श्री शेखर सुमन जी के साथ काम किया है। एक नाटक करने का मौका मिला मुझे 2000 में, वो तुम ही। आप यकीन नहीं कर सकते, जीवन का वो जो 2 साल 3 साल जब तक वो नाटक चला और मैं उनके साथ था, हालांकि वो आज भी बहुत ही मेरे घनिष्ठ मित्रों में हैं, मेरे नाटक देखने आते हैं खूब सारे और बहुत पीठ थपथपाते हैं मेरी। लेकिन जब वो उनके साथ मैं कर रहा था तो भंडार है वो, मतलब उनसे कितना आप ले सकते हो ये आपके ऊपर है। वो एक नाटक जब कर रहे थे तो पूरी किताब थे वो उनको, जिनको पढ़ने की मुझे ज़रूरत पड़ी। रिहर्सलों में, शो के दौरान
उनकी सिंसियरिटी, उनका इन्वॉल्वमेंट, हर चीज़ को एकदम परफेक्शन के लेवल पर करने की उनकी कोशिश, फिर उनके साथ बहुत सारे शहरों में जाके वो नाटक खेलना, और वहाँ पर भी इतना बड़ा नाम उस वक्त थे वो, आज भी बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उस वक्त उनका इतना पागलपन था क्योंकि उनका वो एक प्रोग्राम चल रहा था मूवन शेखर, तो इतनी भीड़ 1000 लोग 1500 लोग शो देखते थे, मगर मैं सिर्फ यही देखता था कि ये आदमी क्या करता है। उसकी वजह ये थी कि वो 24 घंटे उनका एक्टर जो है ना तैयार रहता है काम करने के लिए, कभी आप उनको सुस्त नहीं पाएंगे, थके हुए नहीं लगेंगे, वो फुल ऑफ एनर्जी। कभी मैंने उनको नहीं देखा कि वो आज यार थके हुए हैं, आज थोड़ा ऐसा। मुझे याद है एक वाकया, उन दिनों उनकी शूटिंग चल रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आज छोड़ देते हैं रेसल। बोले नहीं रेसल करेंगे, मैं शूटिंग से लौटूंगा तो मैं रेसल करने। तो करीब 10 बजे मेरे घर पहुंचे रात को। उस प्ले में 2 ही कलाकार थे, तो जो दूसरी फीमेल कलाकार थी वो हमारे साथ हमारे ग्रुप में थी, दामिनी कन्वल, वो घर पे आ गई थी। और तो वो आए और मैंने दरवाज़ा खोला तो इतने थके हुए थे कि सीधा आके सोफे पर लेट गए वो। मैंने पानी दिया उन्होंने कहा कि मैंने कहा आप थके हुए हो, फिर छोड़ दो ना आज। बोले नहीं, एक 10 मिनट दो मुझे। फिर लेटे ही बोले कि यार कुछ खिला दो, भूख लगी। तो हमने उनको कुछ एक सैंडविच बनवाया और दिया, वो खाया उन्होंने, चाय पी, और हम लोग शुरू हो गए और रात को 1-1:30 बजे तक रेसल करते रहे। आई वांट टू से कि कुछ जो लोग बड़े हो गए हैं, जिनके काम को पब्लिकली लोगों ने रिकग्नाइज्ड किया है, उनके अंदर कोई तो ऐसी बात होती है कि वो वहाँ पहुँचे। तो हम सब कलाकारों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो आज एक मुकाम पा चुका है, वो आदमी वहाँ पहुँचा कैसे। और जब आप ये जानेंगे, तब आपके अंदर कोई ना कोई चीज़ आपको ऐसी हिट करेगी कि आपकी बत्ती जल जाएगी। पिछली बार जो मैंने कुछ ग्रुप के लोगों के नाम लिए, उसमें कुछ नाम रह गए हैं। एक हैं हमारे साथ ऋषि खुराना जी, वो आज के टेलीविज़न पर बहुत दिखते हैं। वो करीब 22 साल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि व्यस्तता की वजह से वो बहुत सारे पेज नहीं कर पाते, लेकिन काल चक्र में वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करते हैं। और जब उसका शो होता है तो सब छोड़ छाड़ के रेसल करने आ जाते हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो है ना थिएटर से कितना प्यार करते हैं, इसकी इंतहा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो अपनी शूटिंग छोड़ देंगे लेकिन शो नहीं छोड़ेंगे। मेरे ख्याल से हर ग्रुप में ऐसे लोग होंगे, तभी ये थिएटर जिंदा है इतने सालों से। आज पृथ्वी थिएटर पर करीब 40-50 एक्टिव ग्रुप हैं जिनके लगातार शो होते हैं और कैंसिल नहीं होते हैं, और उसमें कलाकार काम कर रहे हैं। तो सब करते ही होंगे, थिएटर से लोगों को बहुत प्यार है। तो मेरा मतलब ये जो आपका प्यार है, आपका लगाव है, इसको हमें एक डेफिनेट ढांचे में तब्दील करना चाहिए और पूरे देश के लोगों को, क्योंकि हमें नई पीढ़ी को कुछ तो सिखाना ही है कि नाटक को जीवन का अंग बनाइए। जीवन में नाटक बहुत महत्वपूर्ण है और नाटक को आगे बढ़ाने के लिए हमको अगली पीढ़ी को नाटक देखने का शौक़ पैदा करवाना चाहिए, और मुफ्त में नाटक नहीं दिखाना है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आपसे
विदा लेने का समय आ गया है और दुआ करता हूँ कि जल्दी से ये कोरोना वायरस समाप्त हो और हम सब रंगमंच के कलाकार वापस मंच पर आएं, वही तालियां गूंजें, वही हाउसफुल का बोर्ड लगे दिखे, टिकट की मारामारी हो। उस सुख की तलाश में सारे लोग हैं मेरे ख्याल से। तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ये जो मेरी बातचीत चर्चा है, ये इसका सारा श्रेय जो है ना कोकोनट थिएटर मीडिया को जाता है, जिनकी वजह से हम आपके सामने रूबरू हो पाए। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि आप सबसे इतनी सारी बातें कर सकें। नेशनल लेवल पर अगर एक कोई एसोसिएशन या ट्रस्ट बनाना हो जो थिएटर की समस्याओं को सरकार तक पहुंचा सके, तो इसकी पहल मैं करना चाहूँगा। इसमें जो भी हमारे साथ जुड़ना चाहे उसका स्वागत है। हम सबको, पूरे देश के लोगों को, हर कलाकार को किस शहर में क्या हो रहा है इसकी जानकारी, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बहुत बड़ा काम हो जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि कल इसी चाय वाय और रंगमंच पर एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार आपसे रूबरू होंगी, हेमानी शिवपुरी जी। आपने उन्हें बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, बहुत सारे सीरियल में देखा होगा, टेलीविज़न पर भी उनका बहुत नाम है, फिल्मों में बहुत उन्होंने काम किया है। वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की छात्रा रही हैं और बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बहुत ही उम्दा कलाकार हैं। मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़रूर उनको सुनना चाहिए। मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। मेरी कोई बात किसी को कहीं खली हो, बुरी लगी हो, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं ओम कटारे, रंगमंच के लिए समर्पित, और क्या कहूँ मैं, शेष जीवन में रंगमंच को ही दूंगा और मेरी यही इच्छा है कि अगले जन्म भी मैं लूँ तो रंगमंच करूँ। बस, धन्यवाद बहुत बहुत।